हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 183 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन जॉनफेंग बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, जिया के बालों से उसकी एक हेयर पिन चोरी कर लेता है, जबकि सिस्टर जिया भी वहीं पर रुक जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आती। बाकी के सब उसकी हेयर पिन को वहाँ पर ढूंढना शुरू कर देते हैं, जबकि लिन जॉनफेंग एक पिलर के ऊपर खड़ा होता है और उन सब से कहता है, तुम सब लोग बेवकूफ हो, तुम लोग जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। यूनहाई उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये तो फॉरेस्ट लीडिंग ड्रैगन है लिन जॉनफेंग, ये तो कोई फॉरेस्ट का यंग मास्टर है। सिस्टर जिया उसके हाथ में हेयर पिन को देखकर कहती है, ये तो मेरी हेयर पिन है। जॉनफेंग यूनहाई से कहता है, तुम तो वाकई में एक फिग टाइगर होने के लायक हो। तुम पिछले 5 साल से मार्शल डॉगों के साथ रहे हो, इसलिए तुम्हें काफी कुछ पता है हमारे बारे में। तुमने तो सिर्फ मुझे एक ही बार में पहचान लिया। यूनहाई उसे कहता है, हाँ हमें सब कुछ पता है। फादर ने हमें टिंजू एम्पायर के सारे फेमस लोगों के बारे में बताया है, कि जितने भी टिंजू एम्पायर में फेमस फिगर्स हैं उन सभी के बारे में। यूनहाई चिल्लाकर उसे कहता है, तुम्हारे ये सब करने का क्या मतलब है, तुमने ये हरकत क्यों की है। क्या तुम्हें पता नहीं कि इस सिटी के अंदर जब तक एसोटेरिक डिबेट चल रही है तब तक कोई भी फैमिली आपस में फाइट नहीं कर सकती। फैमिली को अरीना में फाइट करने का मौका मिलेगा। क्या तुम हमारे चीफ के ऑर्डर्स को नजरअंदाज कर रहे हो। जॉनफेंग आके हंसना शुरू कर देता और कहता है, तुम अपने चीफ के नाम को अपने तक ही रखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने चीफ का नाम यहाँ पर लेकर मुझे भी डरा सकते हो। हम लोग 7 बड़ी फैमिली से हैं और 7 बड़ी फैमिलीज वालों के तुम्हारे चीफ के कोई डर नहीं। जॉनफेंग यूनहाई से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे उस बूढ़े फादर ने तुम्हें हम जैसे सारे फेमस लोगों के बारे में क्यों बताया है, हम जैसे पावरफुल लोगों के बारे में। वो बात मैं बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि तुम सब लोग कभी भी हमारे सामने मत आना, हमारे रास्ते में मत आना, इसीलिए तो उसने तुम्हें सभी के बारे में बताया है। और रही बात तुम्हारे चीफ के ऑर्डर की कि जहाँ पर कोई भी फैमिली एसोटेरिक डिबेट के दौरान फाइट नहीं कर सकती, तो ये वाला ऑर्डर सारी नॉर्मल फैमिलीज के लिए है। हमारी जैसी 7 बड़ी फैमिलीज के ऊपर इस तरह के कोई भी ऑर्डर्स लागू नहीं होते। हम जहाँ चाहे जिसे चाहे मार सकते हैं। सिस्टर जिया भी चिल्लाकर उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चीफ के ऑर्डर्स के खिलाफ जाने की। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी जाकर मार्शल से तुम्हारी रिपोर्ट करती हूँ, फिर वो तुम्हें सजा देंगे। जॉनफेंग उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से गायब हो जाता है और वो बड़ी स्पीड के साथ सिस्टर जिया के सामने आ जाता है और हंसना शुरू कर देता है। और सिस्टर जिया से कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि उस मुड्ढे मार्शल में इतनी हिम्मत नहीं है कि 7 फैमिलीज के यंग मास्टर को रोक सके। और साथ ही जॉनफेंग सिस्टर जिया की चेस्ट के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है और सूंघते हुए कहता है, तुम्हारी स्मेल तो बहुत ज्यादा अच्छी है। और साथ ही उसके अंदर का ठड़कपना जाग जाता है और वो सिस्टर जिया से कहता है, क्यों ना तुम एक रात के लिए मेरे साथ सो जाओ। सिस्टर जिया भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन उसके हाथ के नीचे पहुँचने से पहले ही जॉनफेंग बड़ी स्पीड के साथ से वहाँ से गायब हो जाता है और वो सामने दीवार के साथ खड़ा होता है। वो सारे उस तरफ देखते हैं। जॉनफेंग उन सब से कहता है, लगता है कि तुम सब लोग बस नहीं कर सकते हो। तुम्हारी फैमिली में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे टच भी कर सके, और तुम लोग मुझे छू नहीं सकते, तो तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तुम्हारी लू फैमिली तो बहुत ज्यादा वीक है और फिर भी तुम लोग इस एसोटेरिक डिबेट में हिस्सा लेने के लिए चले आए हो। मास्टर ली उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने बाकी के एल्डर से कहते हैं, चलो सभी लोग एक साथ मिलकर इस पर अटैक करो। वो सारे लोग एक साथ मिलकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर ली अपनी फुल पावर को यूज करते हैं और उनके स्किल का नाम थंडरिंग फिंगर होता है। वो अपनी दोनों उंगलियों को सामने की तरफ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करते हुए जॉनफेंग पर अटैक करते हैं, लेकिन जॉनफेंग अपने हाथ की सिर्फ 3 उंगलियों को यूज करते हुए मास्टर ली की स्ट्रिक को रोक लेता है और उनकी उंगलियों को अपने हाथ में पकड़ लेता है और साथ ही जमाई लेते हुए कहता है, तुम सब लोग तो बहुत ज्यादा स्लो हो। वो मास्टर ली के पेट में एक जबरदस्त किक मारता है। मास्टर ली सिस्टर जिया के सामने जाकर गिरते हैं। सिस्टर जिया भी मास्टर ली की तरफ ही देख रही होती है, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ देखती है, जॉनफेंग ने बाकी के सारे एल्डर्स को भी पीट दिया होता है और वो सारे जमीन पर गिरे पड़े होते हैं। जॉनफेंग उन सब से कहता है, तुम सब लोग तो बहुत ज्यादा स्लो हो, इतनी देर में तो मैंने अपना एक फुल राउंड कंप्लीट कर लेना था। सिस्टर जिया और यूनहाई दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उनके सारे के सारे एल्डर्स वहाँ जमीन पर पड़े हैं। यूनहाई अपनी बहन के सामने खड़ा हो जाता है और वो सोच रहा होता है, मुझे फादर ने इस बारे में बताया था कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये इतना ज्यादा फास्ट है कि ये इस लेवल तक पहुँच चुका है। ये टाइम और स्पेस के लॉस को भी बेंड कर सकता है। इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 7 बड़ी फैमिलीज के ये ड्रैगन्स तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम लोग तो इनका मुकाबला करने के लायक भी नहीं है। जॉनफेंग हंसना शुरू कर देता और कहता है, मुझे लगता है कि सोरिंग डिमोनिक ड्रैगन अब तक मर चुका है। अगर वो जिंदा होता तो वो यहाँ पर जरूर आता। जिस तरह की यहाँ पर सिचुएशन है उसे तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था। या तो मर चुका है या फिर वो बहुत ज्यादा डरपोक है जो यहाँ पर आना नहीं चाहता। सिस्टर जिया उसे कहती है, अगर मेरी फैमिली का बटलर जू फैन यहाँ पर होता, तुमने यहाँ पर हमारे साथ जो कुछ भी किया है, ये सब कुछ करने के बाद तुम अभी तक जिंदा नहीं होते। जॉनफेंग उसे कहता है, लगता है कि तुम लोग अपने बटलर को कुछ ज्यादा ही मानते हो। तुम्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एक ऐसे क्लैन से है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो एक 3rd क्लास फैमिली से है। लोगों ने उसे सोरिंग डिमोनिक ड्रैगन का नाम दे दिया है। उसे लगता है कि वो हम 6 ड्रैगन्स की बराबरी कर सकता है।
वो हमारे 6 ड्रैगन्स और 1 फीनिक्स के सामने कुछ भी नहीं है। और साथ ही जॉन फैंग बड़ी स्पीड के साथ फिर से सिस्टर जिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सिस्टर जिया भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जबकि बाकी के सारे भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर ली कहते हैं हालांकि इसकी कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल मेरे जितना ही है, यानी कि ये भी अपनी परफॉर्म राम में है, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड मुझसे बहुत ज्यादा है। आज यहाँ पर जितने भी यंग मास्टर्स हैं 7 फैमिलीज के, वो सारे के सारे ही अपनी परफॉर्म राम में है, लेकिन वो सारे एक रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट से ज्यादा पावरफुल हैं। जॉन फैंग आगे बढ़ता है और सिस्टर जिया को चेहरे से पकड़ता है और उसे कहता है, यंग मिस, अगर मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाता हूँ और तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर देता हूँ जिससे तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वो सोरिंग डिमोनिक ड्रैगन वो सारी जिंदगी के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा और वो मेरे अंडर काम करेगा? चलो आप जल्दी से बताओ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? सिर्फ एक ही रात की तो बात है। यूनहाई इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मेरी बहन के मुंह से अपना हाथ हटाओ, और साथ ही वो उसे जबरदस्त किक मारता है। और साथ ही टोंगलिंग भी आगे बढ़ता है और कहता है, अपने गंदे हाथ हटाओ। लेकिन जॉन फैंग बड़ी स्पीड के साथ यूनहाई को जबरदस्त किक मारता है, जिससे टोंगलिंग भी उसके साथ टकराकर पीछे की तरफ गिर जाता है, जबकि जॉन फैंग यूनहाई को नीचे की तरफ गिरा लेता है और साथ ही उसकी टांग के ऊपर अपना पाँव रखकर उसकी टांग को दबाना शुरू कर देता है। यूनहाई दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, जबकि सिस्टर जिया भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो भागते हुए अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन जॉन फैंग उसका बाजू पकड़ लेता है और उसे कहता है, यंग मिस, चलो आप जल्दी से बताओ, जो मैंने तुम्हें ऑफर की है क्या तुम उसको मानोगी या नहीं? यंग मिस उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है। जैसे वो खामोश होती है, जॉन फैंग फिर से अपने पाँव को दबाता है, जिससे यूनहाई और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। यूनहाई चिल्लाते हुए अपना मुंह जोर से बंद कर लेता है और कहता है, मैं यहाँ पर दर्द के मारे चिल्ला नहीं सकता, अगर मैंने चिल्लाना शुरू किया तो मेरी बहन बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी और हो सकता है कि वो मुझे बचाने के लिए इस कमीने इंसान की बात मान ले। और अगर मेरी बहन ने इसकी बात मान ली तो उसके बाद हमारे लू क्लैन की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। जॉन फैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, लगता है कि तुम बहुत ज्यादा टफ हो, चलो फिर देखते हैं और तुम क्या कर सकते हो। और साथ ही वो अपने पाँव को उठाकर उसकी टांग के ऊपर मारता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है। यूनहाई दर्द के मारे और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। सिस्टर जिया भी सिर्फ चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उस जॉन फैंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। जॉन फैंग फिर से सिस्टर जिया को मुंह से पकड़ता है और उसे कहता है, यंग मिस, अब जल्दी से बताओ, क्या तुम मेरे साथ सोने को तैयार हो या नहीं? अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा जू फैन मेरा बटलर बन जाएगा, यानी कि मैं उसका मास्टर बन जाऊंगा। सिस्टर जिया हिम्मत दिखाती है और उसे कहती है, क्या तुम इस लायक हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो कि तुम उसके मास्टर बन सको? तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तुम जू फैन के सामने कुछ भी नहीं हो, तुम तो एक कचरा हो, तुम जू फैन के शूज उठाने के भी लायक नहीं हो। जॉन फैंग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ उठाकर सिस्टर जिया को मारने लगता है, जबकि वहीं पर एक पट्टी उड़ती हुई आती है और जॉन फैंग पर अटैक होता है। जॉन फैंग बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से पीछे की तरफ हट जाता है। जॉन फैंग पीछे हटने के बाद कहता है, आइस फिनिक्स, चू किंग चैंग, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस सब से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम इस सब से दूर रहो। चू किंग चैंग उसे कहती है, हमारे हेजू टावर के बारे में तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो, हम हेजू टावर की लड़कियाँ इस पूरे टिंजू एम्पायर में किसी भी लड़की को हैरास होते हुए नहीं देख सकती। मेरे सामने तुम इस लड़की के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। सिस्टर जिया भी उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है? लगता है किसी का नाम चू किंग चैंग है, जो कि टिंजू एम्पायर की नंबर 1 ब्यूटी है। मास्टर किंग गाई और मास्टर डूडैन भी वहीं पर आ जाती हैं और वो मिस जिया से पूछती हैं, क्या तुम ठीक हो? मिस जिया उनको देखकर खुश हो जाती है और कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काफी अरसे के बाद आप दोनों को देख रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। क्योंकि टोंगलिन अपने सारे के सारे एल्डर से कहता है, तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, और वो सारे चले जाते हैं। जॉन फैंग किंग चैंग से कहता है, किंग चैंग, ये तुम्हारा ड्रिफ्टिंग फ्लावर एडिफाइसिस नहीं है और ना ही ये तुम्हारी टेरिटरी है, तुम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ाना बंद करो, वरना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। किंग चैंग उसे कहती है, सॉरी, अब मैंने ये कर दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। जॉन फैंग उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। और बड़ी स्पीड के साथ सिस्टर चूचू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे वो सिस्टर चूचू के करीब पहुंचने लगता है, सिस्टर चूचू उसकी तरफ घूर कर देखती है और वही अपनी आइसवेल टेक्निक को रिलीज करती है। वो उसके करीब पहुंचने से पहले ही उसके पाँव जमीन पर बर्फ के अंदर जम जाते हैं। जॉन फैंग भी ये देखकर बहुत सा घबरा जाता है और कहता है, ये तो फ्रोस्ट डोमेन है, लगता है कि इसने अपनी फील्ड की पावर को भी एक्टिवेट कर लिया है। जॉन फैंग अपनी स्पीड को यूज करते हुए उस आइस को तोड़ देता है और पीछे की तरफ हट जाता है। जॉन फैंग चिल्लाकर उसे कहता है, तो तुम अब एक रेडियंट स्टेज की एक्सपर्ट बन चुकी हो, मैंने तो सुना था पिछले 10 साल से तुमने कल्टीवेट नहीं किया, तो तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए थी। साथ ही वो उसे कहता है, लेकिन अब मैं तुम्हें और भी ज्यादा एडमायर कर रहा हूँ, क्योंकि तुम वाकई में 6 ड्रैगन्स और एक फीनिक्स होने के लायक हो। तुम्हारी पावर्स बहुत जल्दी बढ़ गई हैं और तुमने सिर्फ 5 साल के हिस्से में अपनी 10 साल की खोई हुई कल्टीवेशन को हासिल कर लिया है। सिस्टर चूचू से कहती है, अब जबकि तुम्हें पता चल गया है कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो क्या तुम पीछे हटने को तैयार हो या नहीं? अब जल्दी करो
करो और यहाँ से दफा हो जाओ। चू किंग चैंग उसे कहती है, मेरा ऐसा कोई भी मूड नहीं है यहाँ पर फाइट करने का, जब तक ये एसोटेरिक डिबेट स्टार्ट नहीं होती। कंपटीशन में ही तुम्हारे साथ फाइट करूंगी, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। लिन शॉनफेंग हंसते हुए उससे कहता है, चू किंग चैन वैसे तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो, कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम भी मेरी स्पीड को मैच नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। सिस्टर चूचू अभी वहीं पर खड़ी होकर उसकी बातें सुन रही होती है कि उसी वक्त पीछे से बैंगोई आता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो अपने पॉइजन को यूज करते हुए सिस्टर चूचू के ऊपर अटैक कर देता है। सिस्टर चूचू जल्दी से पीछे की तरफ घूमती है और अपनी आइस मैजिक को यूज करते हुए उसके पॉइजन वाले अटैक को ब्लॉक कर लेती है। बैंगोई भी उसके ऊपर अटैक करने के बाद जॉनफेंग के पास चला जाता है, जबकि सिस्टर चूचू अपने हाथ की तरफ देखती है। उसने अपने हाथ को फ्रोज कर लिया था ताकि पॉइजन उसके हाथ पर ना लगे। वो कहती है, ये पॉइजन तो बहुत ज्यादा ड्रेडफुल है, लगता है कि बैंगोई यहाँ पर आया है। तो ये प्लेग ड्रैगन है, कैन बैंगोई। और यहीं पर हमारी एपिसोड 183 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।